हाथ में तलवार भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ये पूरा ही तलवार से तोड़ा है। अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार डंडे बौटने थे। सामने आग लगाई, कारें जला दी, हम सब यहाँ से खड़े रह के देख रहे थे जाली। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ श्रीदी। शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं नागपुर में हुई हिंसा पर एबीपी न्यूज की महा कवरेज। सोमवार को नागपुर में शाम तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हिंसा फैल गई, गुस्साई भीड़ का सब्र टूटा या फिर अफवाहों को पंख लगे। लेकिन इसके बाद दंगे की हकीकत पूरे देश के सामने आ गई। दंगे से जुड़ी हुई इन 6 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये नागपुर दंगे के वो सबूत हैं जो बता रहे हैं कि हालात कितने बिगड़ गए थे। पहली तस्वीर देखिए जहां पर आग धू धू कर लग रही है। दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर जमकर पथराव किया गया। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है क्योंकि भीड़ बेकाबू होती दिख रही है और इसी बीच दंगाइयों ने पुलिस पर भी अटैक बोल दिया। 5वीं तस्वीर में देख सकते हैं आप कि गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। 6ठी तस्वीर में नारेबाजी ये बता रही है कि हालात कितने तनावपूर्ण बन गए थे और ये पूरा घटनाक्रम, दंगे के ये 6 सबूत आपके सामने। और नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई अभी की बड़ी खबर भी आपको बता दें। अब तक हिंसा के 47 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नागपुर हिंसा में पुलिस ने 5 एफआईआर दर्ज की है। सुनियोजित तरीके से यह हिंसा हुई, सीएम फडणवीस की तरफ से कहा गया है। चुन चुनकर घरों को निशाना बनाया गया। नागपुर हिंसा को लेकर अब महाराष्ट्र में सियासत भी गर्म हो गई है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। डबल इंजन की सरकार से इस्तीफे की मांग की है उद्धव ठाकरे ने। तो ये अभी तक का नागपुर हिंसा को लेकर ये अपडेट और अभी और क्या जानकारी हमारे पास है, सीधे आपको लिए चलते हैं। इस महा कवरेज में हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। मुंबई से गणेश ठाकुर, नागपुर से मृत्युंजय सिंह और संभाजी नगर से सूरज ओझा हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले ताजा जानकारी के लिए नागपुर चलेंगे। मृत्युंजय सिंह, क्या अपडेट आपके पास फिलहाल? आपको बता दें कि पुलिस महकमा काफ़ी सक्रिय है और अलग अलग टीमें बनाकर अब आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। दरअसल नागपुर पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई है। एक टीम इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम कर रही है, दूसरी टीम टेक्निकल एविडेंस को गैदर करने का काम कर रही है, तीसरी जो टीम है वो बयानों के आधार पर कार्रवाई कर रही है, चौथी टीम जो इंटेलिजेंस इनपुट मिले हुए थे और इसके अलावा मोबाइल और जो सीसीटीवी फुटेज रिट्रीव किए जा रहे हैं उसमें जो चेहरे कैप्चर हुए हैं इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी गिरफ्तारी का आंकड़ा 47 है, लेकिन नागपुर पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे शिकायतकर्ता सामने आते जा रहे हैं, जिनके घरों की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिनके परिजनों से मारपीट हुई है, आगजनी हुई है, वो शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। तो नागपुर के पुलिस आयुक्त का कहना है कि अभी तक तो 47 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अभी 6 बजे उनकी लोकल पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग है। ये मीटिंग चलेगी और फिर आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। पुलिस, नागपुर पुलिस 2 क्षेत्र में काम कर रही है। एक, कल की घटना के बाद में कानूनी जो कदम उठाने जाने हैं या आरोपियों तक पहुंचना है, उन्हें पकड़ना है, एक उस पर दिशा में काम की जा रही है। दूसरा कि जल्द से जल्द नागपुर शहर को पूरी तरह से शांति के रास्ते पर लाया जाए, विकास के रास्ते पर लाया जाए और लोग अपने कामकाज की जगहों पर जा सके। इस क्षेत्र में नागपुर पुलिस काम कर रही है। ठीक है गणेश, आपके पास आते हैं, क्योंकि अब इस मामले में सियासत देखिए, पहले ही औरंगजेब को लेकर, उसके नाम को लेकर, कब्र को लेकर किस तरीके से बढ़ी हुई थी, अब इस दंगे ने उसे हवा दी है। यहां तक कि अब तो उद्धव ठाकरे इस्तीफा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल शिरीन, और ये राजनीति सेशन के दौरान हो रही है और सेशन में लगातार केवल और केवल मुख्यमंत्री, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है और राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी हैं। तो लगातार इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ इशारा करते हुए उन्हें घेरने की कोशिश चल रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि विपक्ष पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को इस पूरे मामले का विलन बनाने की कोशिश में है और देवेंद्र फडणवीस अपनी तरह से पूरी कोशिशें कर रहे हैं इस मामले में, क्योंकि उन्होंने आज साफ कह दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी हैं उन्हें खदेड़ा जाएगा या उन्हें
ढूंढकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी। अब आपको बता दें कि 47 ये आंकड़ा अब तक आया है, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस की रिपोर्ट देखें तो उसमें साफ कहा गया है कि शाम 7:30 बजे 200 से 300 लोग वहां पहुंचे थे, नकाबपोश थे, चेहरा छुपाकर आ रहे थे। तो जिन जिन की गिरफ्तारी और हुई पुलिस है हर उनके किसी जरिए तक पहुंचने की, उन जो तक भी इस पहुंचा दंगे जाएगा। से एक जुड़ा बड़ी हुआ है, बात यह जिसके कि भी SID साजिश के तार जहां जहां जुड़ रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आप रहिए हमारे साथ, फिर से आपके पास लौटेंगे। लेकिन देखिए, 1923 में नागपुर में पहला बड़ा दंगा हुआ था, फिर दूसरा बड़ा दंगा 1927 में हुआ। बीच में छोटी मोटी झड़प को अगर हम छोड़ दें तो 1927 के बाद अब दंगों की आग में एक बार फिर नागपुर झुलस गया है। नागपुर के महाल, चिटनिस पार्क और भालदारपुरा में, यानी कि 3 अलग अलग जगहों पर एक साथ उपद्रव किया गया। सवाल है, नागपुर में हिंसा भड़की कैसे, किसने भड़काई? आइए इन सवालों का जवाब तस्वीरों के जरिए कड़ी दर कड़ी समझते हैं। नागपुर में हिंसा कैसे भड़की? 6 घंटे तक हंगामा क्यों होता रहा? इस सवाल का जवाब समझने से पहले दंगों की निशान ध्यान से सुनिए। किस मानसिकता के साथ हाथ में पत्थर लेकर नागपुर की सड़क पर उतरे थे उपद्रवी? हिंसा भड़कने के बाद 17 मार्च की शाम को बम की गूंज से नागपुर दहल गया। उपद्रवियों ने क्रेन में आग लगा दी, कॉलोनियों में खड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया, सामने आग लगाई, कारें जला दी। हम सब यहाँ से खड़े रह के देख रहे थे जाली से। इन लोग ने दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ के हम भागे। मैं ये गाड़ी के ऊपर गिरा, यहाँ पे सब तोड़ा फोड़ी, मंदिर इंदिर सब तोड़ा फोड़ी किया इन लोगों ने। दंगाई बेलगाम हो चुके थे, सामने जो कुछ मिल रहा था उसे तोड़ते जा रहे थे और खड़ी कारों में आग लगा दे रहे थे। इस वीडियो को देखिए। 17 मार्च को रात 8 बजे उपद्रवी नागपुर शहर के हंसापुरी में दाखिल होते हैं और वहां खड़ी तमाम कार में तोड़फोड़ करने लगते हैं। जिस इलाके से उपद्रवी गुजरे वहाँ की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, चाहे घर हो, गाड़ियां हो, दुकानें हो या फिर धार्मिक स्थल हो, उन्हें दंगाइयों ने अपना निशाना बनाया। लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान बनाया। ये आप देख सकते हैं कार, जो कि ओनर की कार उनके घर के बाहर या दुकान के बाहर खड़ी रहती थी, ऐसे गाड़ियों को भी निशाना बनाया, पत्थरबाजी की, शीशे तोड़ दिए। अब नागपुर के गोल्ड मार्केट की तस्वीर भी देखिए। यहाँ भी नकाबपोश उपद्रवियों ने कारों पर पथराव किया। हमारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी है, मेरी गाड़ी का भी नुकसान किया इन्होंने, इनकी गाड़ी का नुकसान किया, दुकानों पर पत्थर फेंका, आगजनी की इन्होंने। आज 2 व्हीलर कम से कम 15 से 25 2 व्हीलर जलाए इन लोगों ने और सब मुंह पे कपड़ा बांध के थे इन लोग। प्री प्लान आए थे इन लोग। पत्थर के साइज भी इतने बड़े हैं कि आप देखेंगे कि एक इंसान उसको उठा नहीं पाएगा। एवरीथिंग इज प्लान्ड ओवर हियर। जो जलाए गए काहे से जलाए सर? उनके दरवाजे की तोड़फोड़ हुई है, लोगों की आर्थिक नुकसान हुआ है, मानसिक रूप से परेशान रहे, लोग रात भर सोए नहीं। नागपुर की गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरों ने हर उन चेहरों को कैद कर लिया जो तोड़फोड़ कर रहे थे। इन चारों तस्वीरों को देखिए। जिधर से भी उपद्रवी गुजर रहे थे उधर हिंसा के निशान छोड़ते जा रहे थे। यहाँ तक के आगे 100-150 लोग। हम जैसे झाँक के देखने लगे तो इधर पत्थर मारे, उधर पत्थर मारे, हाथ पे औजार, लठ हाथ पे, अंगार के वो बोतल पे अंगार लिए आके हम लोग देख ही रहे कि हमारे तरफ पे फेंकना चालू किया। हम लोग जैसे जैसे अंदर घर के गए। नागपुर को जलाने उतरे दंगाइयों ने न सिर्फ लाठी डंडे और बम चलाए, बल्कि दावा किया जा रहा है कि हमला करने के लिए मिनी ट्रक में ईंट पत्थर भी भरकर लाए गए थे। दंगे के निशान चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि आखिर ये हिंसा क्यों भड़की, दशकों से शांत नागपुर को आग के हवाले क्यों और किसने किया? इस सवाल का जवाब कड़ी दर कड़ी समझिए। दंगा कैसे हुआ, पहले इसकी वजह देखिए। दरअसल दावा किया जा रहा है कि औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र को लेकर कुछ हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त दोपहर 12 बज रहे थे और औरंगजेब की कब्र के खिलाफ वीएचपी के प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी जलाई गईं जिसको लेकर विवाद हो गया, कई तरह की अफवाह उड़ाई गई। अब ये वीडियो कितना सही है इसकी जांच तो पुलिस करेगी, लेकिन कहा जा रहा है इसी वीडियो को आधार बनाकर लोगों को उकसाया गया। दंगा कैसे हुआ इसकी दूसरी वजह भी देखिए। पुतला जलाने के बाद इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष के प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। एक तरफ नमाज के बाद निकले लोगों की भीड़ थी तो वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र को लेकर
प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। इसी नारेबाजी के बाद माहौल बिगड़ने लगा था। दंगा कैसे हुआ, इसकी तीसरी वजह भी देख लीजिए। नारेबाजी के बाद चौराहे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। तनाव की स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस वहां मौजूद थी। बावजूद इसके औरंगजेब विवाद को लेकर दोनों पक्षों का आक्रोश चरम पर था। इसके बाद एक वीडियो सर्कुलेट हुआ, यानी दंगा कैसे हुआ, इसकी चौथी वजह। एक पक्ष के तरफ से आरोप लगाया गया कि नमाज अदा कर लौट रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। यहाँ यह समझना जरूरी है कि नमाज के बाद ही एक इलाके में भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। आरोप लगाया गया कि पुलिस लाठीचार्ज में बच्चों को भी चोटें आई। एक पक्ष इसे बर्बरता बता रहा था। इस वीडियो को भी वायरल किया गया, जिस वजह से हिंसा बढ़ गई। बताया जा रहा है 17 मार्च दोपहर 2 बजे पुलिस के समझाने पर आक्रोशित युवक चले गए थे, लेकिन शाम 7 बजे एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और वीएचपी के प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। रात 8 बजे दोनों समुदायों की तरफ से नारेबाजी होने लगी और भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मसला तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो हुआ था शुरू है ना, तो शांति में प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अफ्तारी के बाद में कुछ बाहर के लोग आए हुए थे। ये देखिए, अब आप बोलेंगे कि गाड़ी हिंदू की फुटी है, मसला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, मुसलमानों की भी फुटी हुई है गाड़ी। ये बाहर के लोग आए हुए थे, तो सर इन लोगों ने माहौल बिगाड़ के रखी है। पुलिस ने माहौल को संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उपद्रवियों ने नागपुर में जमकर तांडव मचाया। रात 11:50 तक हिंसा और आगजनी जारी रही। 3 जगहों पर भड़की हिंसा ने नागपुर पर एक दाग लगा दिया। जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो आखिर नागपुर को अशांत किसने किया, इस दंगे के पीछे की पूरी कहानी अभी समझ आना बाकी है। लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि इस हिंसा में नुकसान क्या हुआ है। देखिए, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। डीसीपी समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, क्योंकि पुलिस वाले भी उनके टारगेट पर थे। 5 नागरिक भी वहां पर जख्मी हुए हैं और उनको नुकसान भी हुआ है कई तरह का। तो हिंसा में अब तक का जो आकलन है, जो नुकसान है जिस तरीके का, उसकी पूरी तस्वीर आना तो बाकी है। लेकिन ये फिलहाल नुकसान हिंसा में हुआ है जो प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है। आपको आइए फिर से ग्राउंड पर लिए चलते हैं और मैं अब सूरज आपके पास आती हूं, क्योंकि अब फिलहाल एक यही सवाल कि आखिर इस दंगे की जड़ में क्या है और इसके पीछे कौन है। चुनौती पुलिस के सामने बड़ी है इसे तलाशना। जी बिल्कुल, देखिए कई बार क्या होता है कि इतनी भीड़ में पुलिस लगातार उन लोगों पर एक्शन लेती है जो दिखाई दे जाते हैं, लेकिन उनके पीछे कौन था, किसने इंस्टिगेट किया, इसे पता लगाना बेहद ज़रूरी है। देखिए, नागपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद छत्रपति संभाजी नगर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। औरंगजेब की कब्र के पास करीब 60 से 70 पुलिस वालों का बल तैनात किया गया है। मेटल डिटेक्टर से लोगों को चेक किया जा रहा है। खैर, ये तो प्रिकॉशन की बात रही। अगर मैं बात करूं कि इसके पीछे कौन हो सकते हैं, मास्टरमाइंड कौन होगा, तो ये परत दर परत अलग अलग जानकारियों को छान कर कुछ जानकारियों के आधार पर वर्कआउट करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कौन था जिसने इतनी बड़ी भीड़ को इंस्टिगेट किया या अफवाह उड़ाई ताकि लोग सड़क पर आए और हिंसा करें। जैसा कि मृत्युंजय बता रहे थे कि साइबर पुलिस से लेकर ग्राउंड पर पुलिस काम कर रही है। मेरे सूत्रों ने भी यही बताया कि जितने लोगों को पकड़ा गया है उनके फ़ोन चेक किए जा रहे हैं, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चेक किए जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें वहाँ बुलाया किसने गया, किस माध्यम से बुलाया गया, क्या ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की गई थी या सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई थी। तो तमाम तरह के पहलू है जिस पर जांच नागपुर पुलिस कर रही है। इसके अलावा छत्रपति संभाजी नगर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल, और यही सवाल है जो पुलिस को ढूंढने हैं। जल्द से जल्द जांच में ये तस्वीर साफ करनी होगी कि आखिर इसकी जड़ में है क्या। आप रहिए हमारे साथ। देखिए, दरअसल नागपुर हिंसा को लेकर जो कुछ भी बवाल हुआ उसको लेकर कल यानी कि सोमवार को वीएचपी और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन के बाद कहानी लिख दी गई। हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन किया था। दोपहर के बाद कुछ लोग इसके विरोध में उतर आए और रात होते होते असामाजिक तत्वों ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे दिया।
नागपुर में बीती रात जो कुछ भी हुआ वो मानवता को शर्मसार करने वाला है। उपद्रवी सड़कों पर बेखौफ होकर तांडव करते रहे। लाठी डंडे और रॉड लेकर तोड़फोड़ की खुलेआम हिंसा होती रही, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि नागपुर में हिंसा भड़क उठी? दरअसल सोमवार को नागपुर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर जबरदस्त विरोध हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने तो राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि औरंगजेब की कब्र संभाजी नगर से जल्द हटाए, नहीं तो कार सेवा करनी पड़ेगी। यदि इनको लगता है कि वैसा न हो तो सरकार निर्णय करे, कवर हटा दे, आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नांदेड़ में भी औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर बजरंग दल और वीएचपी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। संभाजीनगर में हिंदू संगठनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। यहाँ पर भी औरंगजेब के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। यानी दिन में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि शाम होते होते एक अफवाह फैली और हिंसा भड़क उठी। महाल इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती, पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत आणि काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले। सिर्फ सीएम ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी साफ साफ सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो आंदोलन दिन में बेहद शांत था, उसके बाद रात में कुछ जगह हिंसा क्यों हुई? सुबह वीएचपी और बजरंग दल का आंदोलन हुआ, फिर शाम सब वो आंदोलन शांत होने के बाद इनका शाम को कार्यक्रम कैसे शुरू? ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है? यानी ये बात तो तय है कि सोमवार को हिंदू संगठनों के औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर जो प्रदर्शन हुए, उस दौरान हर जगह पर शांति थी। दोपहर 2 बजे वीएचपी के प्रदर्शन के खिलाफ विरोध की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस के समझाने पर आक्रोशित युवक चले गए। उसके बाद शाम को वीएचपी के प्रदर्शन के खिलाफ फिर से कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन रात के 8 बजे के बाद मामला गरमाने लगा और फिर वो हुआ जो बेहद शर्मनाक था। ये पूरा तय किया हुआ सभी विषय हुआ था। सुबह का एक आंदोलन हुआ, उसके बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन के विषय हुआ और वो शांत हुआ। यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदारों को कुछ नहीं हुआ। पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहां तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। लेकिन बीजेपी विधायक प्रवीण दटके ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हिंसा के वक्त पुलिस ने स्थानीय लोगों का साथ नहीं दिया। ये जो जगह है ये बहुत सेंसिटिव जगह है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अभी बात करूंगा, जिन्होंने ये घटना की उनके सारे फोटो इनके डीवीआर में सब है, ये सारे हम पुलिस को देंगे, सारे के सारे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल पुलिस यहाँ के नागरिकों के साथ, हिंदू नागरिकों के साथ नहीं थी। बीजेपी विधायक टी राजा, जिन्होंने कहा था कि जब चाहे तब औरंगजेब की कब्र उखाड़ देंगे, वो भी कह रहे हैं कि नागपुर में सब कुछ शांत होने के बाद जो भी हुआ वो एक साजिश का हिस्सा थी। अभी नागपुर में किस प्रकार से खतरा हुआ है, देवा भाव की सरकार एक एक को चुनकर जेल पहुंचाएगी। सतर्क है, सरकार पर भरोसा रहे और डरे मत, कोई कार्यकर्ता डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुंह तोड़ जवाब इन जिहादियों को देना है। यानी साफ है कि नागपुर में हिंसा की साजिश रची गई। अमन चैन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। भले ही हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की थी, लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया? महाराष्ट्र में गए 2.5 साल में और अभी की सरकार में अच्छी तरीके से काम चल रहा है, लोगों तक योजनाएं पहुंच रही है। अच्छा काम जो है कुछ लोगों को
समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को चाहिए कि हिंसा होए, तो मुझे लगता है कि लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम कुछ लोग यहाँ पर रोज रोज कर रहे हैं। ये पूरा प्री प्लान षड्यंत्र है और उसके ऊपर जो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई जो है सरकार कर रही है। नागपुर में अब सब कुछ सामान्य है। सोमवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन अफवाहों ने पूरी फिजा में जहर घोल दिया। हिंसा की प्लानिंग की गई और शहर का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की गई। सवाल कई हैं, ये भी कि पुलिस पहले माहौल को समझ क्यों नहीं पाई। मुझे ये जानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है वो, गृह मंत्री भी है, भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। नागपुर में जिस जगह पर हिंसा हुई वहां से आरएसएस का हेडक्वार्टर महज 1 किलोमीटर दूर है। तो क्या सोमवार को दिन में हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसा करने का बड़ा संदेश देने की कोशिश की है? कौन है वो लोग जो प्रदर्शन के बाद तिल मिला गए और औरंगजेब की कब्र के हटाने के मुद्दे को हाईजैक कर हिंसा फैलाने पर आमदा हो गए? सरकार जांच में जुटी है, साथ ही ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। तो देखिए, दंगों की आग में नागपुर झुलसा और कई सवालों को जन्म भी दे गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से भी एक्शन लिया जा रहा है। अब तक क्या एक्शन लिया गया ये आपको बता दें। देखिए, 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, 47 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया एहतियातन। ये एक्शन अभी तक लिया गया और अभी भी धरपकड़ लगातार जारी है। जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे पूछताछ के आधार पर आगे कुछ और लोग तक पहुंचने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसी बीच सरकार भी सवालों के घेरे में है, जिस पर बात करने के लिए गणेश आपके पास आती हूं। भले ही सरकार अभी से ही आक्रामक मोड में दिखाई दे रही है, कल से ही खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि नागपुर मुख्यमंत्री का भी इलाका है, नितिन गडकरी वहां से आते हैं, आरएसएस का मुख्यालय है और ऐसी जगह पर इतना बड़ा दंगा हो जाना, इस तरह का प्रकरण हो जाना कितना डैमेज सरकार को करेगा? और बिल्कुल डैमेज करेगा और उसी डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगातार ये बात कही जा रही है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढ कर जिन्होंने ये काम किया है उनको कानूनी व्यवस्था के अंदर उन पर कार्रवाई की जाएगी। और खुद मुख्यमंत्री एक्शन मोड में पहुंचे हैं। अभी सेशन चल रहा है इसलिए उस सेशन में उन्होंने जवाब दिया, लेकिन पुलिस कमिश्नर हो, एसआईडी कमिश्नर हो, डीजी, इन सब से उनकी लगातार बात चल रही है और सभी को ढूंढा जाए, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 47 फिलहाल गिरफ्तार हैं, लेकिन जैसा मैं बता रहा था कि शाम के वक्त 200 से 300, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 200 से 300 उपद्रवी वहां पहुंचे थे, नकाबपोश थे। तो वो दूसरे लोग कौन हैं उनको ढूंढा जाएगा। इसके अलावा 11 साढ़े 11 बजे भी हिंसा हुई थी, उसमें कौन लोग मौजूद थे, तब भी 100 से 200 लोग वहां पहुंचे थे, ऐसी जानकारी है। तो पुलिस का एक्शन मोड अब कल से दिखाई दिया जाएगा, क्योंकि अब तक जिस प्रकार हमला हुआ, पुलिस कानूनी कार्रवाई या इंटेलिजेंस गैदरिंग करके जो इसमें शामिल थे उन तक आज रात से ही कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज किया जाएगा, उनको गिरफ्तारी उनकी होगी और सभी लोग जो इसमें शामिल थे उन तक पहुंचने की कोशिश का पुलिस कोशिश कर रही है। और बड़ा एक्शन प्लान नागपुर पुलिस ने बनाया है, जिसमें स्टेट इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। और सिर्फ नागपुर ही नहीं, तो नागपुर में हुई घटना के बाद पूरे राज्य में अलर्ट है। खुद डीजीपी और तमाम जो पुलिस के महकमे के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने अपने अपने जोन्स के सेंसिटिव पॉकेट्स को सैनिटाइज किया गया है। वहाँ पर उनको पूरी वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनकी धरपकड़ चल रही है और सब पर निगरानी है। जितनी एक्शन मोड में और जितनी अलर्ट पुलिस भी दिखाई दे रही है, सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है कि जब पहले ही मामला इतना असंवेदनशील था तो वहां पर क्यों नहीं आपने वो सतर्कता दिखाई। आप दोनों मेरे साथ रहिएगा, मैं फिर से आपके पास लौटती हूँ। देखिए, संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग काफी समय से की जाती रही है, लेकिन 318 साल पहले खुलदाबाद की कब्र में दफन औरंगजेब का जिन महाराष्ट्र की सियासत में बार बार बाहर निकलकर भूचाल लाता रहा है। जिस तरह अबू आजमी ने बयान दिया और उसके बाद सियासत शुरू हुई, वो अनायास ही नहीं था। छावा फिल्म ने भी महाराष्ट्र में अपने किरदार को पूरी तरह से निभाया। जिस औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल मचा हुआ है,
देश भर में उसकी कब्र हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वो अचानक ही सियासी सुर्खी कैसे बन गया? औरंगजेब की तारीफ में पढ़े जाने वाले कसीदे आखिरकार उसे कब्र से बाहर निकाल लाए और राजनीति के गलियारों में ला खड़ा किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर रिलीज हुई फिल्म छावा महाराष्ट्र में छा गई। फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की वीरता की कहानी दिखाई गई है। औरंगजेब के अत्याचार को देखकर एक बार फिर से इस क्रूर मुगल शासन के बारे में लोगों की भावनाओं में उबाल आ गया। सीएम फडणवीस ने भी महाराष्ट्र विधानसभा में माना कि फिल्म को देखने के बाद माहौल बदल गया। हातावर लगा। यस सर, अच्छा, मग आता प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही। चलो, व्हेरी गुड। ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्याचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी लोगों को सलाह दे डाली कि औरंगजेब के अत्याचारों को छावा में सही दिखाया गया है। औरंगजेब की तारीफ करने वाले लोगों को इतिहास भी पढ़ने की जरूरत है। वो आंदोलनकर्ता जो है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के गौरव में अभिमान आंदोलन करते हैं, तो जो आंदोलन औरंगजेब के समर्थन में करते हैं उन्होंने इतिहास पढ़ना चाहिए, उन्होंने छावा सिनेमा देखना चाहिए। इससे पहले विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान से शुरू हुई। आजमी ने औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं माना, कहने लगे कि उसके समय में सब कुछ अच्छा था, लेकिन बीजेपी ने इसी बहाने नागपुर में हिंसा के लिए अबू आजमी को जिम्मेदार बता दिया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। अबू आजमी वो इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने इस सारे विषय को उन्होंने शुरुआत की बस सरकार को बदनाम करने के लिए, जानबूझ करके सोची समझी विपक्ष की ये षड्यंत्र के तहत साजिश है। आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आजमी की जमकर आलोचना की थी और ये भी कहा था कि सरकार 100% एक्शन लेगी। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उस समय आजमी को विधानसभा से निलंबित करने की मांग की। आजमी को देशद्रोही बता दिया। आज भी कह रहे हैं कि वो औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले देशद्रोही हैं। औरंगजेब ये देशद्रोही है और इसलिए उसका समर्थन करना मतलब उसको बढ़ावा देना, इसका मतलब भी देशद्रोही है। नागपुर हिंसा को लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी पिछले बयानों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाए तो शिवसेना शिंदे गुट ने भी जबरदस्त पलटवार किया। चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ओवैसी जैसे लोग अपने को नेता प्रस्थापित करने के लिए इसी तरीके की हरकतें करते हैं, सब पूरे देश को मालूम है। ऐसे दंगा फसाद करके ही अपना नेतृत्व एस्टैब्लिश करने का इन लोगों का कोशिश रहता है। हालांकि विरोध प्रदर्शन आज भी हुआ। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।